तो अभी का क्वेश्चन क्या है कह रहा है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन n equal to 4 to n equal to 2 of hydrogen ion spectrum, हीलियम आयन स्पेक्ट्रम। तो बाल्मर सीरीज कब आता है? जब हायर ऑर्बिट से कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में वापस आना है। किसी भी हायर ऑर्बिट से जब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस समय जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। या सेकेंड ऑर्बिट से अगर किसी भी हायर ऑर्बिट में चला जाए तो वो होता है बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज क्या होता है कि ये सेकेंड ऑर्बिट है ना, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है को क्या जरूरत है, n इक्वल टू 1 है, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, इस तरह से चलेगा। फिर आ गया, तो ये जो है बाल्मर सीरीज है, ये बाल्मर सीरीज है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड में जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ में जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट से फिफ्थ में जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट से सिक्स में भी जाएगा। ठीक है, और सिक्स से आएगा। ये दोनों ही केस जो है बाल्मर सीरीज है। कहीं से भी सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो बाल्मर सीरीज, सेकेंड ऑर्बिट से कहीं भी जा रहा है तो भी बाल्मर सीरीज। मतलब सेकेंड ऑर्बिट ही मेन है, सेकेंड ऑर्बिट से ट्रांजैक्शन होना चाहिए। या तो सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो भी बाल्मर सीरीज, सेकेंड ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो भी बाल्मर सीरीज। ठीक है, ठीक है। जब सेकेंड ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट से आएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा, और जब सेकेंड ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। लेकिन दोनों ही जो है किस में होगा, बाल्मर सीरीज के रेंज में आएगा। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है कि बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन हो रहा है हीलियम आयन के लिए। ठीक है, तो जो वेवलेंथ होगा यहाँ पर, जो एनर्जी यहाँ पर करा ट्रांजिशन 4 से 2 में आ रहा है, यानी इमिशन स्पेक्ट्रा होगा। कलरफुल दिखेगा, बाल्मर सीरीज है, 4 से 2 में आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है तो इमिशन स्पेक्ट्रा आएगा बाल्मर सीरीज का। ठीक है, तो इस समय जो वेवलेंथ होगा एनर्जी का, जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन होगा, हायर से लोअर मारा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसका जो वेवलेंथ होगा वही वेवलेंथ होना चाहिए जब हाइड्रोजन के केस में स्पेक्ट्रम में आएगा। तो वही पता करना है कि ऐसी वेवलेंथ वाला एनर्जी का ट्रांसमिशन जब वहाँ पर होगा तो किस लेवल से किस लेवल में ट्रांजिशन होगा, है ना, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा कि सेम वेवलेंथ हो जाएगा। तो हमको तो पहले दिया हुआ है हीलियम का, तो हीलियम से हम निकाल लेते हैं कि इसका क्या वेवलेंथ होगा, तब न सेम वेवलेंथ को अप्लाई करना है हमको हाइड्रोजन के केस में भी। ठीक है, सेम वेवलेंथ को हाइड्रोजन के केस में अप्लाई करना, वेवलेंथ तो सेम होगा लेकिन ट्रांजिशन डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेवलेंथ सेम होना चाहिए। जो हीलियम आयन स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ है, जो हीलियम आयन स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ है वही वेवलेंथ होगा जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकालेंगे। वेवलेंथ दोनों का सेम रखना है तो ट्रांजिशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वही पता करना है कि कौन सा ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो पता करते हैं सबसे पहले तो रीडबर्ग फार्मूला है ट्रांजिशन के लिए, रीडबर्ग फार्मूला है, तो पहले वो रीडबर्ग फार्मूला लिखेंगे। तो लिखते हैं फॉर, तो रीडबर्ग फार्मूला क्या है, रीडबर्ग फार्मूला क्या है, न्यू बार। ठीक है, ये वेव नंबर इक्वल टू
रीडवर्ग नंबर है, RH लिख दिए, कुछ नंबर है 10968 जो है उसको हम लोग लिख दिए हैं, नंबर को नहीं लिख करके RH लिख दिए। ठीक है, इसलिए कि हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे नहीं, तो इसलिए उतना नंबर लिखने की कोई जरूरत है। रीडवर्ग नंबर को हम लोग RH लिखे हैं, बस इतना याद रखना है। रीडवर्ग नंबर को हम लोग, तो यहाँ पर RH किसको लिखे हैं, रीडवर्ग नंबर है तो लिख देते हैं। RH का वैल्यू क्या होता है, RH इक्वल टू 109,677, यही वैल्यू होता है RH का। ठीक है, जो हम यहाँ पर RH लिखे हैं यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए वो जेड नहीं लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए, लेकिन यहाँ तो हमको हीलियम के लिए कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूला को यूज करना पड़ेगा जिसमें कि एटॉमिक नंबर भी रहता है। इसी फार्मूला को हाइड्रोजन में भी यूज करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यहाँ जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन में। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। और उसके बाद ये जो होता है वेव नंबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/λ, तो इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब निकाल लेते हैं फॉर हीलियम आयन। ठीक है, हीलियम आयन के लिए हम निकालते हैं, क्योंकि पहला दिया हुआ हीलियम आयन का जो वेवलेंथ होगा, हीलियम आयन का के केस में जो एनर्जी का वेवलेंथ होगा, उसी वेवलेंथ का एनर्जी का काम वहाँ भी है। ठीक है, किसमें, हाइड्रोजन में। तो हमको वेवलेंथ पता कर लेते हैं, तब इसी वेवलेंथ को हम यूज करेंगे वहाँ पर, कहाँ पर, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो 1/λ, तो इसको हम लोग कहेंगे RH 1/n1 स्क्वायर। n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, तो लोअर एनर्जी लेवल क्या है, 2 है हीलियम के केस में, और हायर एनर्जी लेवल क्या है, 4 है, ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। और ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। तो यहाँ पर जेड है, जेड का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जेड का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 स्क्वायर बिठा दिए। अब इसको हम अंदर ले आएंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। RH ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, यही तो हुआ। तो क्या होगा, RH इक्वल टू RH इंटू, चलिए अब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 1/λ इक्वल टू RH। अब देखिए, ये फॉर्मूला आ गया, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4/4 माइनस 4/16। ठीक है, RH ये 4 कट गया, ये 1, ये हो गया 1/1 माइनस ये 4 है ना, ये हो गया 1/4। अब इसको जरा मॉडिफाई कर देते हैं, RH 1/1 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, माइनस 1/4 है तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए मॉडिफाइड हो गया, ये जो है मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड लेमडा तो उतना ही है, हम इसको धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते गए। ये 2 स्क्वायर बाहर में था, इसको हम अंदर कर दिए तो मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद हम, ये 4 हो गया, ये भी 4, ये 4, ये 16, तो उस हिसाब से कट गया, तो आया 1/1 माइनस 1/4। अब अगर रीडबर्ग फार्मूला पर ही इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना हो, क्या करेंगे, इस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए कि कोई जेड स्क्वायर नहीं है,
तो वहाँ हम 1² दे सकते हैं, मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। अब मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये 1/λ हो गया, और ये देखिए अपने आप आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए, अब ये 1/λ हो गया, RH ये हो गया 1/1² माइनस 1/2² इंटू हम 1² लिख दें तो क्या फर्क पड़ता है, 1² लिख दिए तो क्या फर्क पड़ा, जेड का वैल्यू हो गया ना 1। यहाँ पर अगर 1² देंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने से इस फॉर्मूला में क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा, ये हमको हाइड्रोजन के लिए मिल जाएगा। उसी को हम सॉल्व करते करते हम हाइड्रोजन तक पहुँच गए। अब ये फॉर्मूला देखिए हाइड्रोजन के लिए हो गया कि नहीं, यहाँ पर 1² दिख रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं। इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, इसलिए हम लिख दिए फॉर हाइड्रोजन एटम 1/λ RH 1/1² हो गया, 2² और 1² से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और हमारा हाइड्रोजन का निकल गया। यानी हाइड्रोजन में जो ट्रांजिशन होगा 2 से 1 में होगा, 1 से 2 में या 2 से 1 में होगा ट्रांजिशन, और सेम वेवलेंथ मिलेगा। वेवलेंथ हमको सेम मिला कि नहीं, मॉडिफिकेशन करते करते हम पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। तो वेवलेंथ हमको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, उस मेहनत से भी बच गए। फॉर्मूला है सब कोई है, मॉडिफाई कर दिए, मॉडिफाई करते करते हाइड्रोजन के लिए हम पहुँच गया। तो फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, फॉर्मूला यही है। जेड का वैल्यू हमको यहाँ पर 1 मिल गया, जेड का वैल्यू 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो इसका मतलब इसमें जो ट्रांजिशन दिख रहा है वो कौन है, हाइड्रोजन का ट्रांजिशन है। तो हीलियम के केस में ट्रांजिशन हो रहा था 2 से 4 में, 4 से 2 में, 4 से 2 में हो रहा था, और हाइड्रोजन के केस में 2 से 1 में आएगा, और वेवलेंथ वही रह गया, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। हम इस साइड से कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन करते करते ये आ गया हमारे सामने, कुछ मॉडिफिकेशन किए, कैलकुलेशन करते करते यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद हम जो है खाली इसमें 1² मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो 1² मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 वहाँ मल्टीप्लाई, और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेज होता नहीं है किसी चीज़ में, तो सेम चीज़ जो है मॉडिफाई होकर के हाइड्रोजन के लिए आ गया। इसलिए अब यहाँ पर N1 का वैल्यू 1 है, N2 का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। 10 N1 = 1 and N2 = 2 फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल टेक प्लेस। तो ट्रांजिशन क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। हाइड्रोजन के केस में सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, और हीलियम आयन के केस में फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में होगा। दोनों ही केस में सेम एनर्जी इन्वॉल्व होगा, दोनों में जो है सेम एनर्जी रिलीज होगा। यानी हीलियम आयन में जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जब हाइड्रोजन के केस में सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो हीलियम आयन के फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन हुआ तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ उतना ही एनर्जी रिलीज होगा जब हाइड्रोजन के केस में सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम, जब एनर्जी सेम हो गया तो वेवलेंथ भी सेम होगा, रेडिएशन सेम होगा। तो क्या हो गया कि रेडिएशन यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। तो आंसर क्या हो गया, ठीक है, सेकेंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा। व्हाट ट्रांजिशन, सेकेंड टू फर्स्ट। तो फाइनली आंसर क्या हो गया हमारा कि हाइड्रोजन एटम में सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। सो फॉर हाइड्रोजन एटम 10 ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम n = 2 to n = 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और सेम वेवलेंथ। ओके,
तो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। हीलियम आयन से, है ना, हीलियम 2+ आयन He+ आयन से He2+ आयन में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कैलकुलेट करने बोल रहा है। इस आयनाइजेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हीलियम आयन है He+, एक पॉजिटिव चार्ज है उस पर, फिर द्वय पॉजिटिव हो जाता है। यूनी पॉजिटिव हीलियम आयन है, यूनी पॉजिटिव हीलियम आयन को डाई पॉजिटिव हीलियम आयन में कन्वर्ट करना है, यानी लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। उसके अलावा दिया हुआ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस मच जूल पर एटम। मतलब हाइड्रोजन, बात यह है कि हाइड्रोजन रहे चाहे हीलियम रहे, दोनों में एक ही ऑर्बिट होता है। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है, ये हाइड्रोजन 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, 1s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का और हाइड्रोजन का, तो दोनों में तो एक ही ऑर्बिट है। तो अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी ऑर्बिट में ले जाना है इलेक्ट्रॉन को। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से फ्री करा देना है, ऑर्बिट से बाहर निकाल देना है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको फ्री कर देना है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कोई काम ना करे, इतना दूर उसको ले जाना है, मतलब इन्फिनिटी में ले जाना है, यानी इन्फिनिटी ऑर्बिट में ले जाना है। तो दोनों में तो एक ही ऑर्बिट है, तो ये उसी का कारण ये दे दिया, इससे कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। अगर ये नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं है, उसके बिना भी कैलकुलेशन होता है, हम इसके बिना ही बता देंगे। ठीक है, नहीं भी दिया रहेगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है ना, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, बोर्स जो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया है उसी से हो जाएगा। तो हमको कह क्या रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दिस प्रोसेस, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। कहने का मतलब क्या हो कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। मोनो, है ना, यूनी पॉजिटिव हीलियम आयन को डाई पॉजिटिव हीलियम आयन कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा वो पता करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करना है वो कहाँ से रिमूव करना है, फर्स्ट ऑर्बिट से ही रिमूव करना है। फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी ऑर्बिट में जाना है, तो हम एनर्जी निकाल लेंगे फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है, तब तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जितना एनर्जी है उसको हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है ना। n क्या होगा, जिस ऑर्बिट से निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो यही ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो फॉर He+ आयन E1 निकालेंगे। ठीक है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक है, इंटू Z²। Z² का हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2² हो गया। और इसमें कितना ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट होता है ये, तो उसी ऑर्बिट से ना बाहर निकालेंगे। हीलियम में तो एक ही ऑर्बिट होता ही है, तो उसी ऑर्बिट से बाहर निकालना है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, 1² हो गया। तो ये हो गया हमारा जूल पर एटम, लिखो पर आयन जूल। ठीक है, ये हमारा निकल गया। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, खाली जूल लिख दो। उसके बाद हमको मालूम है E इन्फिनिटी कितना होता है, किसी का भी E इन्फिनिटी 0 होता है, पहले भी बता चुके हैं। E इन्फिनिटी 0 होता है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे ही हम इन्फिनिटी डालेंगे पूरा 0 हो जाएगा। E इन्फिनिटी का मतलब क्या है, n का वैल्यू इन्फिनिटी, किसी चीज़ को इन्फिनिटी से जब डिवाइड करते हैं वो 0 हो जाता है, तो इसलिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, E इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। तो अब एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना पड़ेगा हमको, है ना। एनर्जी
रिक्वायर्ड। तो हम डेल्टा ई निकालेंगे तो क्या होगा, ई इन्फिनिटी माइनस E1, यही निकालेंगे। ई इन्फिनिटी 0 हो गया और E1 कितना है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2² / 1², यही तो है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4। ठीक है, इसको आप आगे कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8.72। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, इतना जूल एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हो गया, यही आंसर आपका हो गया, एनर्जी required to do this process, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दिस प्रोसेस। आयनाइजेशन इंथैल्पी कर रहा है ना। ठीक है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी निकालने बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन शॉर्ट में हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, I.E आयनाइजेशन इंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी वाट एवर यूज से। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्बिट से जब इन्फिनाइट ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट से जब इन्फिनिटी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो डेल्टा ई ही है, लेकिन जब हम लोग फाइनल ई इन्फिनिटी में ले जाते हैं, एनर्जी इन्फिनाइट एनर्जी लेवल में जब हम इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं जहाँ की न्यूक्लियस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो उस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसलिए डेल्टा ई की जगह पर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी निकालने बोला गया, निकल गया। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।